अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। 100 इम्पॉर्टेंट बेसिक मैथ एमसीक्यूज़ की आज पार्ट नंबर 5 बनाते हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 81 स्टार्ट करने से पहले ये इस वीडियो सीरीज़ की पार्ट नंबर 1 का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी थी किसी भी आर्टिकल की। तो ये क्वेश्चन जिस मेथड से मैंने करवाया है वो मेथड गलत है, तो इस वीडियो में इस क्वेश्चन को मैंने ठीक मेथड से किया है। अब ये जो क्वेश्चन है ये वही मतलब कि जो मैंने पार्ट नंबर 1 में किया है उसी तरह मैंने उठा के यहाँ पर लिख दिया। मैंने क्या किया इसमें कि 200 का 20% फाइंड किया। अब 200 तो सेल प्राइस है, एसपी है, तो आपने सेल प्राइस का 20% फाइंड नहीं करना होता, इससे आपका आंसर गलत आएगा। क्योंकि अगर 240 आंसर है तो 240 का 10% फाइंड करें 24 आएगा और 20% 48 आएगा। 240 में से अगर 48 माइनस करें तो 200 नहीं आता। तो इसका मतलब हुआ कि आपने सेल प्राइस के ऊपर लॉस परसेंटेज नहीं फाइंड करनी, बल्कि लॉस परसेंटेज जो है वो कॉस्ट प्राइस पे फाइंड करनी है। तो इसका जो करेक्ट सॉल्यूशन है वो अगली स्लाइड पर दिया है। तो इस क्वेश्चन को आपने कैसे करना है, अब एक तरीका है कि आपको आंसर दिए हैं, कॉस्ट प्राइस है, आप हर एक की 20% फाइंड करें और उसके बाद इसमें से 20% माइनस करें, देखें 200 आता है या नहीं आता। तो फॉर एग्जांपल अगर हम 220 का 10% फाइंड करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए आपने 220 को 10 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है। 0 और 0 कैंसिल, यानी 220 डिवाइड बाई 10 तो ये आएगा 22 और 20% इसका आएगा 44। 220 में से जब आप 44 है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 200 नहीं आएगा, तो ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसी तरह बी में भी आप चेक कर सकते हैं, सी में भी, जबकि ऑप्शन डी जो है इसका 10% 25 बनेगा और 20% 50 बनेगा। जब हम 250 में से 50 को सब्ट्रैक्ट करें, जो 20% लॉस है उसको सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 200 आता है। तो ये एक तरीका है, इससे आप चेक कर सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस की 20% आप निकालें और वो माइनस करें कॉस्ट प्राइस है, तो आपके पास किस ऑप्शन पे आंसर 200 आता है, वो हमारे पास ऑप्शन डी है। इसके अलावा हम फार्मूले से भी कर सकते हैं। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, यहाँ पर फार्मूला ये यूज़ करेंगे, लॉस परसेंट इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस डिवाइड बाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब लॉस परसेंटेज आपको दी है और सेल प्राइस भी की वैल्यू भी आपको दी गई है, तो ये वैल्यूज पुट करें और यहाँ से कॉस्ट प्राइस हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी ₹250। तो इसका करेक्ट ऑप्शन डी है। इसी तरह एक और क्वेश्चन भी उसी वीडियो में था, तो उसको भी आपने इसी मेथड से करना है, यानी कि सेल प्राइस का आपने लॉस परसेंटेज नहीं फाइंड करना, बल्कि कॉस्ट प्राइस के ऊपर आपने परसेंटेज फाइंड करनी होती है। क्वेश्चन नंबर 81, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर 30 एंड द वैल्यू ऑफ अरिथमेटिक मीन इज़ 15, द सम ऑफ ऑल वैल्यूज इज़। अब इस जो हमारे पास लास्ट 20 क्वेश्चन है इसमें ज़्यादातर अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, मीडियन मोड, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो 30 हैं और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू 15 है, तो तमाम वैल्यूज़ का सम क्या होगा। इसके लिए हमें अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आना चाहिए। फार्मूला है सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब आपको क्या दिया है, आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ वैल्यूज़ दी गई हैं और अरिथमेटिक मीन की वैल्यू भी दी है, सम ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फार्मूले में डाले वैल्यूज़ 15 इक्वल टू सम डिवाइड बाई 30। सम क्या आएगा 15 मल्टीप्लाई 30, जिसकी वैल्यू 450 आती है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन 82, इफ़ एक्स बार इक्वल टू 25 एंड समेशन एक्स इक्वल टू 350 देन एन इक्वल टू। यहाँ पर एक्स बार अरिथमेटिक मीन को शो करता है और ये जो निशान है ई का, इसके लिए हम सम यूज़ करते हैं, यानी कि सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ 350 है तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो यूजिंग द फार्मूला ऑफ अरिथमेटिक मीन एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स डिवाइड बाई एन, वैल्यूज़ पुट करें और एन की वैल्यू आएगी 350 डिवाइड बाई 25 विच इज़ 14। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो 14 है। Question 83, the sum of deviations of all the values from arithmetic mean is always equal to which number? The sum of किस चीज़ का मजमुआ, डेविएशन ऑफ ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, कि आपके पास कोई भी ऑब्जर्वेशंस हैं आप उनका अरिथमेटिक मीन निकालें। अरिथमेटिक मीन निकालने के बाद आप डेविएशन फाइंड करें ऑफ ऑल द वैल्यूज़ फ्रॉम अरिथमेटिक मीन। डेविएशन मीन्स चेंज सब्ट्रैक्ट, यानी कि तमाम वैल्यूज़ को अरिथमेटिक मीन से माइनस करें
या अरिथमेटिक मीन को तमाम वैल्यू से माइनस करें, बात एक ही है। उसके बाद जो आपके पास आंसर आया है उसका सम निकालें तो आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर हमारे पास 0 आएगा। द सम ऑफ द डेविएशंस ऑफ अ गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन इज़ ऑलवेज 0। एग्जाम्पल से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 5 वैल्यूज़ हैं 3, 4, 6, 8, 14। सबसे पहले हमने इसका अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। तमाम वैल्यूज़ को जमा करें और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस 5 पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आ गया 7। अब हम क्या फाइंड करते हैं, अब हम डेविएशन ऑफ ऑल वैल्यूज़ फ्रॉम अरिथमेटिक मीन, यानी हमने हर वैल्यू को अरिथमेटिक मीन से सब्ट्रैक्ट किया। 3 - 7 - 4, 4 - 7 - 3, 6 माइनस। इसी तरह आप x बार माइनस एक्स आई भी कर सकते हैं, यानी कि 7 - 3 भी कर सकते हैं। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप अरिथमेटिक मीन को माइनस करें तमाम वैल्यूज़ से या अरिथमेटिक मीन से तमाम वैल्यूज़ को माइनस करें, आपके पास वैल्यूज़ एक ही आएंगी। तो जब हम इनको ऐड करेंगे, सम करेंगे तमाम डेविएशन का, तब हमारे पास आंसर 0 आएगा। और अगर आप x बार माइनस एक्स आई करेंगे तो उस केस में 7 - 3 4 आएगा, 7 - 4 3 आएगा। यानी वैल्यूज़ एक ही आने का मतलब ये नहीं है कि पहले नंबर पे -4 ही आएगी। हो सकता है -4 नीचे आ जाए या -4 की जगह कोई और वैल्यू आ जाए, मगर तमाम का सम जो है वो 0 होगा। तो इस केस में करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 84, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 9 एंड 11। 9 और 11 के दरमियान जो अरिथमेटिक मीन है वो कितना है। तो अरिथमेटिक मीन का फार्मूला है a + b / 2। इन दोनों वैल्यूज़ को जमा करें और 2 पे डिवाइड कर दें। सो 11 + 9 इज़ 20, 20 / 2 इज़ 10। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन 85, द अरिथमेटिक मीन बिटवीन दीज टू नंबर्स इज़। इनके लिए भी आपने यही फार्मूला यूज़ करना है। दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अब +√2 -√2 कैंसिल हो जाएगा एंड 2 + 2 इज़ 4। 4 / 2 इज़ 2। So arithmetic mean is 2. Correct option is B. Question 86. In an arithmetic sequence, the difference between one term and the next is। एक arithmetic sequence में एक टर्म और उसके बाद अगली आने वाली टर्म है, उनके दरमियान डिफरेंस क्या होता है। सेम रहता है, चेंज हो सकता है, सेम नहीं रहता या ज़ीरो होता है। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस में आपने ये बात याद रखनी है कि हर दो टर्म्स के दरमियान जो डिफरेंस है, जब हम सेपरेट करते हैं अगली टर्म में से पिछली को, तो हमारे पास आंसर सेम आएगा, वो चेंज नहीं होगा। एक फार्मूला है an = a1 + n - 1d, जिससे हम nth टर्म कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं किसी अरिथमेटिक सीक्वेंस की। तो यहाँ पर ये वैल्यू d यूज़ हुई है। d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, यानी हर दो टर्म के दरमियान जो डिफरेंस है वो कॉमन रहेगा, वो सेम रहेगा, तभी हम इसको अरिथमेटिक सीक्वेंस कह सकेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है। Question 87, the series obtained by adding the terms of an arithmetic sequence is called। जब हम अरिथमेटिक सीक्वेंस के तमाम टर्म्स के दरमियान एडिशन लगा लेते हैं, उनको ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास एक सीरीज़ आती है। उस सीरीज़ को हम क्या कहते हैं। जिस तरह यहाँ पर वर्ड यूज़ हुआ है अरिथमेटिक सीक्वेंस का, इसी तरह उस सीरीज़ को हम अरिथमेटिक सीरीज़ कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। Question 88, 9 people take a test, their score out of 100 are this one, their median is। 9 लोगों ने टेस्ट दिया, उनका स्कोर, उनके नंबर 100 में से आपके सामने लिखे हैं, इनका मीडियन क्या होगा। मीडियन का मतलब होता है मिडिल मोस्ट वैल्यू। मीडियन इज़ फाउंड बाय टेकिंग द मीन मीन्स एवरेज ऑफ 2 नंबर्स दैट आर द मिडिल मोस्ट। अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू एक ही बचती है तो वही मीडियन होगा। अगर मिडिल मोस्ट में 2 वैल्यूज़ बचती हैं तो आप दोनों का एवरेज फाइंड करें या मीन फाइंड करें, जो आंसर आएगा वो हमारे पास मीडियन होगा। अब मीडियन फाइंड करने से सबसे पहले आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें, और असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आप देखें वैल्यूज़ कितनी है। तो सबसे पहले हमने डाटा को छोटे से बड़े की तरतीब में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद आप यहाँ पर देखें कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कितनी है। नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ यहाँ पर गिनने पर पता चलेगा कि 9 वैल्यूज़ हैं। तो 9 वैल्यूज़ के लिए आप देखें हमने दरमियानी वैल्यू फाइंड करनी है, जो मिडिल मोस्ट वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। तो आप पहले 4 नंबर को स्किप करें, लास्ट 4 नंबर्स को स्किप करें, और जो नंबर बचता है 5वां वो हमारा मीडियन है। याद आपने ये बात रखनी है कि आपने वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में लाजमी लिखना है, अदरवाइज़ आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। फर्स्ट 4 वैल्यूज़ को स्किप करें, लास्ट 4 को स्किप करें, दरमियान में बच गया 77, वो मीडियन है। मगर इसके अलावा अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर डेटा सेट हमारे पास ऑड है, तो ऑड के लिए हमारे पास मीडियन की वैल्यू होती है n+1 / 2th ऑब्जर्वेशन। n इज़ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हेयर आर 9, 9 + 1 इज़ 10, 10 / 2 इज़ 5।
तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन होगी और वो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 77 है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 89 Annie noted the number of cakes she baked every day over the past week. If the numbers were 1, 2, 2, 3, 4, 3, what is the median value of the cakes she baked? तो रोज़ जो केक्स बनाए जाते हैं एनी की तरफ से उनकी तादाद आपको गिवन है, इसका मीडियन आप फाइंड करें। तो वही काम आपने यहाँ पर भी करना है। सबसे पहले वैल्यूज़ को तरतीब से लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये बनेगा 1, 2, 2, 3, 3, 4। अब देखें एक तरीका ये है कि आप दरमियानी वैल्यू फाइंड करें। अगर हम फर्स्ट टू वैल्यूज़ को स्किप कर दें और लास्ट टू वैल्यूज़ को स्किप कर दें, हमारे पास 2, 3 बचेगा। अब 2, 3 का दोबारा आपने एवरेज लेना है, यानी कि 2 + 3 5, 5 डिवाइड बाई 2 इज़ 2.5, तो आपका 2.5 मीडियन बन सकता है। अगर आप फार्मूला यूज़ करना चाहते हैं तो उससे भी कर सकते हैं। यहाँ पर डाटा सेट जो है वो इवन है। इवन के लिए हमारे पास मीडियन ये होता है n डिवाइड बाई 2th ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइड बाई 2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाई 2। अब n की वैल्यू यहाँ पर 6 है, तो 6 डिवाइड बाई 2 इज़ 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस n डिवाइड बाई 2 इज़, हम फाइंड कर चुके हैं, n डिवाइड बाई 2 की वैल्यू 3 है, 3 + 1 इज़ 4, फोर्थ ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है, थर्ड ऑब्जर्वेशन 2 है और फोर्थ ऑब्जर्वेशन 3 है, सो 2 + 3 डिवाइड बाई 2 इज़ 2.5। तो फार्मूले से भी आपके पास यही वैल्यू आएगी, तो इस डाटा सेट का मीडियन 2.5 है। क्वेश्चन 90 व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द नंबर्स 2, 4, 8? इन तीन नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। तो ज्योमेट्रिक मीन भी एक किस्म का मीन है, दरमियानी वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके लिए आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है और जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका आपने रूट ले लेना है, जितनी भी वैल्यूज़ हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3 वैल्यूज़ हैं, तो तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 × 4 × 8, और आपने 1/3 पावर ले लेनी है मल्टीप्लाई करने के बाद, या उनका √3 ले लेना है। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 × 2 8, 8 × 8 इज़ 64, तो 64 की 1/3 पावर लेनी है। अब क्या हम 64 को किसी नंबर के क्यूब में लिख सकते हैं? तो बिल्कुल, 4 का क्यूब है 64। अब 3 ये जो क्यूब वाला है और बाहर की पावर का 1/3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का आंसर 4 आ जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 91 फाइंड द रेंज ऑफ दीज नंबर्स। इन नंबर्स का रेंज फाइंड करना है। अब रेंज क्या होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। किसी भी डाटा सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस करने को हम रेंज कहते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहते हैं तब भी ठीक है, अगर नहीं लिखना चाहते तो कोई मसला नहीं है। आप सबसे पहले यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू ढूंढें और उसके बाद स्मॉलेस्ट वैल्यू ढूंढें, उन दोनों को सेपरेट कर दें तो रेंज आ जाएगा। तो यहाँ पर लार्जेस्ट वैल्यू 16 है, स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पर 4 है, 16 - 4 इज़ 12। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 92 फाइंड द मोड ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स गिवन बिलो। हमने इन नंबर्स का मोड फाइंड करना है। मोड का मतलब होता है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन अ गिवन डाटा सेट। किसी भी डाटा सेट के अंदर आपको जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीट हो रही है, बार बार आ रही है, उसे हम मोड कहते हैं। तो आप इस डाटा सेट में देखें कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है, वो हमारे पास है 350। तो यहाँ पर मोड 350 बनेगा, करेक्ट ऑप्शन इज ए। अब किसी भी डाटा सेट का मोड एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास एक डाटा है 11256669, यहाँ पर दो वैल्यूज़ 1 और 6 दोनों 2 दफ़ा ही आ रही हैं, तो इनका मोड 2 है। अब फॉर एग्जांपल एक डाटा है जिसमें कोई भी वैल्यू 2 दफ़ा नहीं आ रही, सारी एक दफ़ा आ रही हैं, तो उस डाटा का कोई मोड नहीं होगा। या ऐसा भी हो सकता है कि हर वैल्यू सेम नंबर ऑफ़ टाइम्स रिपीट हो, हर वैल्यू 2 दफ़ा है या हर वैल्यू 3 दफ़ा है, तो उस डाटा में भी कोई मोड नहीं होगा। क्वेश्चन 93 द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स विच आर ऑड। अब क्वेश्चन को आपने समझना है, पहले 5 प्राइम नंबर जो कि ऑड हैं उनका एवरेज फाइंड करना है। तो सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, मगर वो ऑड नहीं है, वो तो इवन है, तो उसको छोड़कर आपने ऑड प्राइम नंबर्स लिख लिए। अब इनकी एवरेज फाइंड करनी है, तो इनको जमा करें और 5 पे डिवाइड करें, तो आपके पास आंसर आएगा 7.8। करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 94 देयर आर 4 नंबर्स, एवरेज ऑफ द फर्स्ट 3 इज़ 15 एंड दैट ऑफ द लास्ट 3 इज़ 16। इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19 फाइंड द फर्स्ट नंबर। 4 नंबर्स आपके पास हैं, पहले 3 का एवरेज 15 है और आखिरी 3 नंबर्स का एवरेज 16 है। अगर आखिरी नंबर 19 हो तो पहला नंबर क्या होगा? तो फ़र्ज़ किया हमने नंबर्स A B C D हैं। अब पहले 3 का एवरेज 15 है, तो पहले 3 का एवरेज हमने फाइंड किया, A + B + C डिवाइड बाई 3 = 15।
यहाँ से पहले 3 का सम हमारे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 45। इसी तरह आगे आपको दिया है कि लास्ट 3 का एवरेज 16 है, तो वो भी आप फाइंड कर लें। लास्ट 3 नंबर्स हैं बी सी डी, सो बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 16, और यहाँ से लास्ट 3 नंबर्स का सम हमारे पास आ गया। अब आपको गिवन है कि इफ़ द लास्ट नंबर इज़ 19, लास्ट नंबर हमारे पास डी है, तो आप इक्वेशन नंबर 2 में डी की वैल्यू 19 पुट करें और यहाँ से बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर लें। तो डी इक्वल टू 19 पुट करने पर हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू 29 आ गई। अब हमने फर्स्ट नंबर ए फाइंड करना है। हमारे पास बी प्लस सी की वैल्यू 29 आ चुकी है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें बी प्लस सी की जगह, और ए की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 से फाइंड कर सकते हैं। तो 1 को यूज़ करते हुए बी प्लस सी की जगह 29 पुट करें, 45 माइनस 29 इज़ 16। सो हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसकी वैल्यू 16 है। करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। क्वेश्चन 95, द हार्मोनिक मीन ऑफ 1, 4 एंड 4 इज़। हार्मोनिक मीन भी एक किस्म का मीन है और इसकी वैल्यू अरिथमेटिक मीन से छोटी आती है। एवरेज, हमने अगर फॉर एग्जांपल एवरेज रेट फाइंड करना हो या आपने एवरेज स्पीड फाइंड करनी हो, तो उसके लिए हम हार्मोनिक मीन का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो 1, 4 एंड 4 का हार्मोनिक मीन हमने फाइंड करना है। इसके लिए हार्मोनिक मीन का फार्मूला आपको आना चाहिए। जो तमाम वैल्यूज़ हैं उनका आपने रेसिप्रोकल फाइंड करना है। रेसिप्रोकल फाइंड करने के बाद आपको सम करना है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ डिवाइड बाय दैट सम। अब आप देखें कि रेसिप्रोकल कैसे फाइंड करेंगे। समेशन 1/x, 1 का रेसिप्रोकल 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/4। 1/1 इज़ अगेन 1, और इन दोनों को आप जमा करें, डिनोमिनेटर सेम है 4, और 1 + 1 2 आ जाएगा। अब आप इसको एलसीएम ले लें या इनको ऐड कर लें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/2, यानी कि हमारे पास सम ऑफ 1/x की वैल्यू 3/2 आ गई। अब नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 3 हैं, तो हमने 3/2 करना है। सो हार्मोनिक मीन इक्वल टू 3। अब डिवाइड के लिए मैंने ये वाला सिंबल यूज़ कर दिया ताकि आसानी रहे, हमारे लिए मुश्किल ना हो। इस डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई में जब चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद जो टर्म होगी वो रेसिप्रोकल बन जाएगी। डिनोमिनेटर चेंज होगा न्यूमरेटर में और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। 3 और 3 को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का आंसर 2 आ जाएगा। अगर आप इन वैल्यूज़ का अरिथमेटिक मीन लेते हैं तो वो 4 + 4 8, 8 + 1 9, 9 डिवाइड बाई 3 इज़ 3, वो 3 आता है, और हार्मोनिक मीन 2 आता है। तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू स्लाइटली लेस होती है अरिथमेटिक मीन से। सो हियर करेक्ट ऑप्शन इज़ ए। Question 96, a bus went to Murray at speed of 100 km/h and returns at speed of 130 km/h. What was the average speed of the bus? अब इस तरह के क्वेश्चन में आपने हार्मोनिक मीन यूज़ करना है, अरिथमेटिक मीन यूज़ नहीं करना, क्योंकि अब बस गई है 100 किलोमीटर पर फ़ी घंटा की रफ्तार से, तो हर पॉइंट पर उसकी स्पीड 100 किलोमीटर नहीं है, बल्कि स्पीड कम भी हो रही है, ज़्यादा भी हो रही है। किसी पॉइंट पर उसकी स्पीड 40-50 भी हो जाए, किसी पॉइंट पर 100 से बढ़ भी सकती है। तो ये उन्होंने एक क्यूमुलेटिव स्पीड दी है कि ज़्यादातर स्पीड 100 रही है, इसी तरह वापसी पे ज़्यादातर स्पीड 130 रही है। तो इसके लिए एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए हमारे पास हमेशा आंसर अरिथमेटिक मीन से लेस आएगा। अगर अरिथमेटिक मीन फाइंड करेंगे तो 130 + 100 230 डिवाइड बाई 2 इज़ हमारे पास 115 आ जाएगा, जो कि एग्जैक्ट इसका, यानी कि दोनों को सम किया और 2 पे डिवाइड किया, जो कि एग्जैक्ट इसका एवरेज है, मगर आंसर हमेशा इससे कम आएगा। तो इस तरह के एवरेज स्पीड फाइंड करने के लिए किसी भी जर्नी की आपने हार्मोनिक मीन को यूज़ करना है। तो हार्मोनिक मीन के लिए हमारे पास ये फार्मूला है n × xy डिवाइड बाई x + y, या जिस तरह हमने पीछे फार्मूला यूज़ किया वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर n नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ है, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 2 हैं, पहली वैल्यू 100 है, दूसरी वैल्यू 130 है। वैल्यूज़ पुट करें और जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 113.04। तो एवरेज स्पीड जो कंप्लीट जर्नी के दौरान बस की एवरेज स्पीड रही है वो 113.04 रही है, और यह वैल्यू जो है वो अरिथमेटिक मीन से लेस है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ बी। क्वेश्चन नंबर 97 है रिलेशनशिप बिटवीन AM, GM एंड HM। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के दरमियान रिलेशन हमने फाइंड करनी है। तो ये आपने याद रखना है कि अरिथमेटिक मीन जो है वो हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन दोनों से, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा, जबकि हार्मोनिक मीन दोनों से छोटा होगा, यानी कि इनके दरमियान रिलेशनशिप ये बनती है अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू GM ग्रेटर देन इक्वल टू HM। बाज़ मौक़ों पर कुछ वैल्यूज़ पर जब डाटा सेट सेम हो तो तब हो सकता है कि ये तीनों बराबर आ जाएं, मगर ज़्यादातर अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हार्मोनिक मीन, यानी कि इनके दरमियान ये रिलेशन है। सो करेक्ट ऑप्शन है इज बी।
Question 98. If harmonic mean equal to 4 and GM equal to 8, what is the value of AM? अब आपको HM और GM की वैल्यू दी है और AM आपने फाइंड करना है। इसके लिए भी एक फार्मूला है, इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो आपको आनी चाहिए। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, हार्मोनिक मीन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर डिवाइड बाय अरिथमेटिक मीन। H यहाँ पर हार्मोनिक मीन को ज़ाहिर करेगा, G ज्योमेट्रिक मीन को और A अरिथमेटिक मीन को। तो यहाँ पर आपने फाइंड क्या करना है, AM फाइंड करना है। तो A बनेगा A इक्वल टू जी स्क्वेयर डिवाइड बाई H। वैल्यूज पुट करें, G की वैल्यू 8 है, सो 8 स्क्वेयर डिवाइड बाई H की वैल्यू 4 है। 8 स्क्वेयर इज 64, 64 डिवाइड बाई 4 इज 16। सो द वैल्यू ऑफ A इज अरिथमेटिक मीन इज 16। करेक्ट ऑप्शन इज B। Question 99. Mean and median of a frequency distribution are 45 and 30 respectively. Find mode of the distribution. कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन है, डाटा सेट है, उसका मीन और मीडियन आपको गिवन है 45 एंड 30 रिस्पेक्टिवली का मतलब है बिल तरतीब, यानी पहली वैल्यू मीन की है 45 और दूसरी तरतीब से मीडियन की है। तो इस डाटा का, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मोड क्या होगा? यहाँ पर भी आपने एक फार्मूला याद रखना है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन। तो इस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम चाहे मीडियन फाइंड करना हो, मोड फाइंड करना हो या मीन फाइंड करना हो, वो फाइंड कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपको बाकी दो वैल्यूज़ दी गई हों। तो यहाँ पर हमें मीन और मीडियन की वैल्यू दी है, मोड फाइंड करना है। तो आप इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ को पुट करें। मोड इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई मीडियन की वैल्यू है 30 माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन की वैल्यू है 45। सॉल्व करें तो आपके पास मोड की वैल्यू आ जाएगी 0। सो करेक्ट ऑप्शन इज C। Question number 100 and last question of this video series. The mean and median of two values is always, दो वैल्यूज़ का मीन और मीडियन हमेशा क्या होता है? दो वैल्यूज़ का मीन वो होता है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि दोनों को जमा करें 2 पे डिवाइड करें। इसी तरह मीडियन दो वैल्यूज़ का वो भी यही होगा, a प्लस बी डिवाइड बाई 2। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी डाटा सेट है, उसमें इवन नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, तो दरमियान में जो मिडिल मोस्ट टू वैल्यूज़ होती हैं उनका मीडियन भी आप इसी तरीके से ही फाइंड करते हैं, दोनों को जमा करते हैं और 2 पे डिवाइड करते हैं। सो फॉर टू वैल्यूज़ मीन एंड मीडियन आर इक्वल एंड बोथ आर इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर मीन और मीडियन दो वैल्यूज़ का सेम रहता है। करेक्ट ऑप्शन इज़ B। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और ये हमारे टॉप 100 इंपॉर्टेंट MCQs मैथ सीरीज़ मैथ के वो कंप्लीट हो गए। इंशाल्लाह इसके बाद मैं टॉपिक वाइज कोशिश करूँगा कि MCQs बनाऊँ, यानी अलजेब्रा के MCQs अलहदा, एवरेज के अलहदा, इसी तरह हमारे पास जो मीन है उनके अलहदा MCQs, वो ये MCQs पास पेपर से भी होंगे और इसके अलावा भी जो अहम सवालात है वो भी इसमें होंगे। तो कोशिश करूँगा कि जल्दी वो वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करूँ। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।